हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स भौतिकी का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लाइट। चैप्टर का नाम क्या है? लाइट। लाइट मतलब प्रकाश, और प्रकाश की दो घटना होती है, परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन समझेंगे, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। लेकिन लाइट की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। हमारे सिलेबस में दो घटना दिया गया है, परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आज न तो हम रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं और ना ही रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। रिफ्रैक्शन तो बहुत दूर की बात है, रिफ्लेक्शन पे भी नहीं पहुंचेंगे। पहले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन पे बात करना है, रिफ्रैक्शन पे बात भी नहीं करना है, सिर्फ परावर्तन पे बात करना है। अपवर्तन पे कोई बात नहीं, अभी फिलहाल नहीं करना है, वो दूसरे हिस्से में है, ठीक है ना। लेकिन आज हम लोग परावर्तन पे भी नहीं पहुंचेंगे, आज हम बेसिक लाइट को समझेंगे। समझ में आया? अभी तक हम लोगों को बचपन से क्या सिखाया जाता था कि लाइट क्या है। लाइट मतलब प्रकाश। सबसे पहले प्रकाश को समझेंगे, प्रकाश के प्रकार को समझेंगे, और इसकी घटना जो है परावर्तन और अपवर्तन, और बहुत सारी घटनाएं हमारे सिलेबस में परावर्तन और अपवर्तन है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले आज हम बेसिक टर्म लाइट को समझेंगे, ठीक है ना। बचपन से लाइट के बारे में बस एक लाइन क्लास 6 में और क्लास 7 में और क्लास 8 में सिखाया जाता है, और इनफैक्ट 9th में भी, कि लाइट ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का सबसे बड़ा क्या है? स्रोत है। चाहे सूर्य के बारे में ले लो, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा क्या है? स्रोत है। लेकिन लाइट होता क्या है? लाइट ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को आसानी से क्या करते हैं? देख पाते हैं, ठीक है। इतना बात क्लास 7 क्लास 8 से ही हम लोगों को सिखाया जाता है, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, इसको हम लिख दे रहे हैं। समझ में आया? इसके आगे ही कहानी क्या होगी, जो 10th में कुछ नया तो सीखना पड़ेगा ना, कि वही पढ़ा पैटर्न तो नहीं फॉलो होगा। क्या है नया 10th में, वही आज समझने वाले हैं, ठीक है ना। पहले तो एक लाइन ये समझो कि जो प्रकाश है ये ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, आसानी से देख पाते हैं। अब तुम लोग ये बताओ, अगर घर में लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं आ रही है, कोई भी सोर्स हो, कोई भी स्रोत हो, टॉर्च हो, बल्ब हो, रात के टाइम में धूप तो नहीं रहती है ना, सूर्य की किरण नहीं पहुंच पा रही है, फिर भी हम देख पा रहे हैं क्योंकि घर में बल्ब जल रहा है। लेकिन यही बल्ब अगर ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो गया, लाइट कट गई, तो फिर हम अंधेरा हो जाता है और हम किसी वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं। मतलब लाइट के कारण ही हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं वो बाद की बात है, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वो अलग चीज है। अभी परावर्तन पे हम पहुंचे ही नहीं है, आज पहुंचेंगे भी नहीं। समझ में आ रहा है? बट हमको ये पता चल गया कि प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। इतना बात क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9th में भी बता दिया गया है, ठीक है ना। नया क्या है? नया ये है कि प्रकाश के बारे में कुछ और खास पॉइंट हम जानने वाले हैं। पहला पॉइंट हम ये जानने वाले हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है ना। मन में सवाल आ रहा होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, पहले लिखते हैं फिर समझाएंगे। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट के बारे में बोला गया है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब सुनो थोड़ा सा, पहले के टाइम में लाइट के बारे में बोला जाता था कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है। मतलब क्या हुआ? मतलब लाइट के पास सिर्फ कण है, छोटे छोटे कण हैं, जो स्ट्रेट लाइन में, सरल रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट नहीं, एक से ज्यादा मल्टीपल साइंटिस्ट है, जिन्होंने इस चीज का विवाद किया और बोला कि नहीं, लाइट के पास खाली पार्टिकल नेचर नहीं है, लाइट के पास वेव नेचर भी है। लाइट के पहले क्या जाना गया था कि लाइट के पास क्या है? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर मतलब लाइट के पास कण है, छोटे छोटे सूक्ष्म कण है, ठीक है ना। कण का गुण प्रदर्शित करता है प्रकाश,
लेकिन आगे चल के पता चला कि लाइट के पास वेव नेचर है, लाइट के पास तरंग की प्रकृति है। किसकी प्रकृति है? तरंग की। फिर मन में सवाल आ रहा होगा कि तरंग क्या होता है? क्लास 9th में अगर साउंड चैप्टर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोगों को खूब अच्छे से पता होगा कि वेव क्या होता है, ठीक है ना। वेव के बारे में अब एक लाइन थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, कि लाइट का मतलब, तरंग का मतलब होता है डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम। किसी भी माध्यम को डिस्टर्ब करना तरंग है। तरंग के बारे में अगर एक लाइन जानना चाहें, सिलेबस में नहीं है बट थोड़ा सा जान लीजिए, किसी भी माध्यम को, किसी भी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होना, विक्षोभ उत्पन्न होना, उत्पन्न होना तरंग कहलाता है, तरंग कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका अभी समझा रहे हैं। मान लीजिए ये पानी है, ये पूरा क्या है? पानी। अब अगर हम पानी में एक पत्थर मार रहे हैं, पानी में क्या मारे? एक पत्थर। पत्थर मारने से ये पानी जो कि एक माध्यम का काम कर रहा है, जो कि किस चीज का काम कर रहा है? माध्यम का काम कर रहा है, और ये माध्यम डिस्टर्ब हो गया। तो किसी भी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होना, विक्षोभ मतलब डिस्टर्ब हो जाना, डिस्टर्बेंस क्रिएट होना। तो किसी भी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होना क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। तो ये पानी ऊपर नीचे होने लगेगा, इसी को हम क्या कहते हैं? तरंग, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में बोला गया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग का मतलब तो समझ में आ गया, विद्युत चुंबकीय का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, जो एक साथ लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग को समझने से पहले हम आज समझेंगे, सबसे पहले तो तरंग समझ में आ गया कि तरंग क्या होता है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम। तरंग को हम लोग वेव बोलते हैं, तरंग को क्या बोलते हैं? वेव। किसी भी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होना तरंग कहलाता है, ठीक है। अब हम तरंग का टाइप नहीं यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हमको बात करना है विद्युत चुंबकीय तरंग पर, ठीक है ना। इससे पहले हम दो चीज समझेंगे कि माध्यम क्या होता है और निर्वात क्या होता है। एक तो हम मीडियम समझने वाले हैं, और एक समझने वाले हैं क्या? वैक्यूम। वैक्यूम, वैक्यूम मतलब निर्वात, माध्यम, और एक टॉपिक समझने वाले हैं निर्वात। निर्वात मतलब वैक्यूम। माध्यम का मतलब होता है, मोटा मोटी बस ये याद रखना है आप लोगों को, माध्यम का मतलब है ठोस, द्रव्य या फिर गैस, या फिर गैस। तीनों में से अगर कोई भी एक चीज प्रेजेंट है तो माध्यम है। जैसे हम बोल रहे हैं तो मेरी साउंड आप तक पहुंच रही है, मेरी साउंड आप तक पहुंच रही है, तो यहाँ पे माध्यम क्या है? यहाँ पे माध्यम हवा है, जिसके थ्रू साउंड का पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, समझ में आया। लेकिन अगर पानी में दो मछलियां बात कर रही है तो उसके लिए माध्यम क्या होगा? पानी। समझ में आ रहा है? अरे क्लियर है, ठीक है ना। तो माध्यम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। जहां पर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं हो, ना तो सॉलिड हो, ना तो ठोस हो, ना तो द्रव्य हो, और ना तो गैस हो, तीनों में से कोई भी एक पार्टिकल नहीं हो, ना तो सॉलिड, ना तो लिक्विड, ना तो गैस, तब हम उसे क्या कहते हैं? निर्वात। जैसे मान लीजिए हम चल गए चांद पर, मंगल ग्रह, जैसे क्या? मंगल ग्रह, बृहस्पति, किसी भी सैटेलाइट पे आप चले गए, किसी भी ग्रह पे चले गए आप, ठीक है ना। तो वहां पर हम लोगों को पता है कि जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं जीवन संभव है? क्योंकि वहां पर मीडियम नहीं है, माध्यम नहीं है, ना तो सॉलिड, ना तो लिक्विड, ना तो गैस। समझ में आ रहा है? तो जहां पर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का अब्सेंस हो उसे हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। और जहां पर तीनों में से कोई भी एक हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? माध्यम, ठीक है। तो बहुत पहले लाइट के बारे में बोला जाता था कि लाइट के पास कण का प्रकृति होता है, मतलब कण के हिसाब से छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में लाइट होता है, जो ट्रेवल करता है, गति करता है, गमन करता है। लेकिन बाद में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने प्रमाणित कर दिया कि लाइट के पास तरंग की का भी नेचर होता है, तरंग की भी प्रकृति रखता है लाइट, ठीक है। समझ में आया? अब 12th में एक चैप्टर आया, अभी भी पढ़ना है हम लोगों को फिजिक्स में, 12th के चैप्टर में, ड्यूअल नेचर ऑफ क्या? लाइट। लाइट के पास दोहरी प्रवृत्ति होती है, मतलब लाइट पार्टिकल नेचर भी रखता है और लाइट वेव नेचर भी रखता है। लेकिन 10th क्लास में हम जो भी बात पढ़ने वाले हैं सब का सब पार्टिकल नेचर के लिए पढ़ने वाले हैं। किसके लिए पढ़ने वाले हैं? पार्टिकल नेचर। अभी हम मान के चलेंगे कि लाइट के पास कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है, कण का प्रवृत्ति है, छोटे छोटे कण के माध्यम से लाइट ट्रेवल कर रही है एक जगह से दूसरे जगह। समझ में आया?
ठीक है, तो लाइट के बारे में हम ये चीज समझ गए कि लाइट प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अभी भी हमको ये नहीं पता कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसे बोल रहा है। तरंग समझ में आ गया कि किसी भी माध्यम को डिस्टर्ब करना तरंग है। किसी भी माध्यम को डिस्टर्ब करना, विक्षोभ उत्पन्न करना तरंग कहलाता है। ठीक है ना। अब माध्यम क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें से कोई भी एक चीज प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे माध्यम। अगर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं है तो उसे हम बोलेंगे निर्वात। अब आप लोगों को पता होगा कि लाइट आ कहां से रही है। अगर यहाँ पे हम लाइट बना रहे हैं तो ये लाइट आ कहां से रही है? स्पेस से। कहां से आ रही है? स्पेस से। स्पेस से ये अगर अर्थ है तो अर्थ तक पहुंच रही है। मतलब लाइट ट्रेवल कर रही है कहां से? निर्वात से। और पहुंच कहां रही है? माध्यम में। समझिएगा बात को। लाइट ट्रेवल कहां से कहां कर रही है? निर्वात से माध्यम में। तो जो वस्तु या फिर जो पार्टिकल माध्यम और निर्वात दोनों में गमन करे उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। और आप देख पा रहे होइएगा कि लाइट ट्रेवल कहां से कहां कर रही है? निर्वात से माध्यम में। स्पेस से पृथ्वी तक लाइट पहुंच पा रही है और पृथ्वी पे माध्यम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों है। और आकाश में क्या है? कुछ भी नहीं। तो माध्यम में पहुंच पा रही है कहां से? निर्वात से। तो जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंच पा रही है, चाहे ये बोलें कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसे बोल दिए, तो लाइट ट्रेवल कर रही है वैक्यूम और मीडियम दोनों में, तब हम उसे क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ पे हम और रीजन लिखने वाले हैं, उससे पहले आप इन दोनों को कहीं नोट कर लीजिएगा कि मीडियम क्या होता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, जहाँ पे मीडियम नहीं हो वैक्यूम है। तरंग यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। अब हम आगे यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कुछ। क्या लिखने जा रहे हैं? प्रकाश के बारे में कुछ और पॉइंट। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है क्योंकि, यहाँ पे रीजन दे रहे हैं, क्योंकि यह माध्यम तथा निर्वात दोनों में गमन करती है। यह माध्यम तथा निर्वात दोनों में गमन करती है। ठीक है। अब मन में आप लोगों के सवाल आ रहा होगा कि अगर लाइट ट्रेवल कर रही है एक जगह से दूसरे जगह, और ये ख्याल रखना है कि अभी हम जो भी बात कर रहे हैं सब लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, कण के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम तरंग को लेकर के नहीं चल रहे हैं, क्योंकि 10th में हमारे सिलेबस में वेव नेचर नहीं पढ़ना है, वो 12th में पढ़ना है। तो अभी हम जो भी बात करने वाले हैं लाइट का, पार्टिकल को लेकर के करने वाले हैं, पार्टिकल नेचर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तीसरा मन में सवाल आ रहा होगा कि लाइट की स्पीड क्या है, चाल क्या है, वैक्यूम में और एयर में। ठीक है ना। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। पहला नोट का पॉइंट हुआ। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होती है? सबसे अधिक निर्वात में होती है। निर्वात में होती है। और कितनी होती है? स्पीड कितनी होती है? तो प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुतों बार बोर्ड में आया हुआ सवाल है कि प्रकाश की चाल सर्वोत्तम कहाँ होती है, सबसे अधिक कहाँ होती है? तो वैक्यूम में, निर्वात में। और कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ का मतलब क्या हुआ? 3 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड तो लाइट की चाल क्या हो रही है? 1 सेकेंड में कितना मीटर जा रही है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मतलब 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर। समझ में आ रहा है? इतना तेज है। जबकि साउंड की स्पीड कितनी होती है? ध्वनि की स्पीड कितनी होती है? 330, 320 से 330 मान लो, 320 से 330 मीटर पर सेकेंड, बस इतनी होती है। इसीलिए बरसात के दिनों में जब बादल गरजता है तो साउंड हमको लेट से सुनाई देता है, उससे पहले चमक दिखाई देती है। क्योंकि लाइट की स्पीड कितनी होती है?
3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दोनों प्रोसेस एक साथ हुआ, बादल का टक्कर हुआ और साउंड प्रोड्यूस हुआ। लेकिन हमको सबसे पहले लाइट दिखाई देती है, उसके कुछ सेकंड बाद हमको साउंड सुनाई दे रही है, क्योंकि साउंड की स्पीड कितनी है 320 मीटर पर सेकेंड, या फिर 330 मीटर पर सेकेंड, या फिर 340 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 320 से 340 मीटर तक चल रही है, जबकि एक सेकेंड में 30 करोड़ मीटर चल रही है। कितना का डिफरेंस हो रहा है, समझ में आया? इसलिए स्पीड ऑफ लाइट बहुत 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 अधिक होती है साउंड से, स्पीड ऑफ साउंड से। समझ में आया? तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बस हमको ये समझाना था, ठीक है। लाइट, प्रकाश के बारे में भी समझ गया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन में आ गया कि प्रकाश क्या है, 4 ऑप्शन दे दिया, विद्युत चुंबकीय तरंग और फलाना टिमकाना कुछ भी। सीधा टिक मारना है कि प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्यों है विद्युत चुंबकीय तरंग? क्योंकि यह कैसे ट्रेवल कर रही है, माध्यम में भी ट्रेवल कर रही है और निर्वात में भी ट्रेवल कर रही है। देखो ना यहाँ पे प्रकाश कहाँ से आ रही है, आसमान से आ रही है ना, और अर्थ तक पहुंच रही है, पृथ्वी तक पहुंच रही है। आसमान में तो ना सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कुछ भी नहीं है, वहां से अर्थ तक पहुंच रही है, माध्यम तक पहुंच रही है, ठीक है ना। तो इसको हम बोल दिए कि प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्लियर है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, कितनी होती है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है ना। अभी हम प्रकाश के परावर्तन, हम लोग प्रकाश की दो घटना है, दो फेनोमेना पे बात करने वाले हैं, परावर्तन और अपवर्तन। न तो अभी हम परावर्तन पे बात कर रहे हैं और ना ही हम अभी अपवर्तन पे बात कर रहे हैं। यहाँ तक में कोई डाउट है? फटाफट नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे, ठीक है। अभी कुछ और कहानी बताना है इसके बारे में। क्या बात करना है इसके बारे में? एक चीज तो समझ में आ गया कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है ना। अब एक चीज और ख्याल रखना है कि जो लाइट है, अगर पार्टिकल नेचर है, लाइट के पास कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर है, तो लाइट हमेशा एक सरल रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होगी। लाइट कैसे प्रतीत होगी? सरल रेखा में चलती हुई प्रतीत होगी। तो अगला नोट का पॉइंट लिखेंगे हम, प्रकाश सरल रेखा में गति करती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। समझ में आया? तो पूछा जाए कि प्रकाश कैसे ट्रेवल करती है, कैसे गति करती है, तो एक सरल रेखा में गति करती हुई प्रतीत होती है। क्लास 7 में या क्लास 8 में शायद एक एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, जिसमें एक बच्चे को क्या किया जाता है, बच्चे के पास एक छोटा सा पाइप होता है और यहाँ पर एक मोमबत्ती जला दिया जाता है, समझिएगा। तो अगर हम एक बच्चे का आंख यहाँ पे बना दे रहे हैं, तो ये लाइट सीधा ट्रेवल कर रही है और एक बच्चे को दिखाई दे रहा है। हम ये चीज प्रमाणित करने वाले हैं कि लाइट सरल रेखा में चलती हुई प्रतीत हो रही है। इसके लिए यहाँ पर क्या किए, मोमबत्ती जला दिए और यहाँ से एक पाइप के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये आसानी से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर एक पाइप कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है, ये पाइप कुछ ऐसा है, और यहाँ पर हम क्या कर दिए, एक मोमबत्ती जला दिए और यहाँ पे हम अपना आंख रख लिए, तो फिर इस आंख से अगर हम इस पाइप में देख रहे हैं तो क्या लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि पाइप मेरा कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है, जबकि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है ना, तो नहीं दिखाई देता है। इससे प्रमाणित होता है कि लाइट सरल रेखा में गति करती हुई प्रतीत होती है या गमन करती हुई प्रतीत होती है। समझ में आया? अगला जो टॉपिक है वो क्या है? अगला टॉपिक यही है, एक सेकेंड, प्रकाश किरण किसे कहते हैं। अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश किरण किसे कहते हैं। प्रकाश किरण, तो प्रकाश किरण हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रकाश किरण माने क्या? लाइट सरल रेखा में गति करती हुई प्रतीत होती है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। समझ में आया? प्रकाश किरण किसको बोल दिए? लाइट सरल रेखा में गति करती हुई प्रतीत होती है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश, इसी चीज को रिपीट करना है, प्रकाश सरल रेखा में गति करती हुई प्रतीत होती है, इसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। किरण पुंज अलग होता है, अगर दिमाग में आ रहा हो और रट के पहले से बैठे हुए हो तो वो अलग चीज है। हम अभी बात कर रहे हैं प्रकाश किरण पर। प्रकाश सरल रेखा में गति करती हुई प्रतीत होती है, इसे प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है ना। अब हम प्रकाश के हिसाब से या प्रकाश के कण के हिसाब से वस्तु का प्रकार देखने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं।
प्रकाश का विवर्तन, विवर्तन, या फिर डायरेक्टली लिखा हो कि विवर्तन किसे कहते हैं, विवर्तन किसे कहते हैं, या फिर प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। तो अब तो हम लोग एक चीज समझ चुके हैं कि लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में, या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत क्यों लिख रहे हैं हम, ये क्यों नहीं लिख रहे हैं कि लाइट सरल रेखा में गमन करती है? क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं कि लाइट के पास दो नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो अगर लाइट वेव नेचर को शो कर, और दोनों नेचर होता है, बाद में जाके प्रमाणित हुआ है, अभी धीरे धीरे, अभी तो आप लोग का स्टार्टिंग है ना, इस चैप्टर को हम लोग जो यहाँ पे लाइट पढ़ रहे हैं, आगे चल के ऑप्टिक्स बनेगा, रे ऑप्टिक्स, 12th क्लास में, समझ में आया? तो वहां पे आपको पता चलेगा कि लाइट के पास दोनों नेचर है, वेव नेचर भी है। अगर ये वेव नेचर रखेगा अपने अंदर, तो फिर तो ये ऐसे ट्रेवल करेगा वेव बनाता हुआ, तब तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, समझ में आया? इसलिए बोला गया है कि जो लाइट है वो सरल रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई अपारदर्शी वस्तु को हम यहाँ पे रख दिए, ये कोई वस्तु है और यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से अब लाइट, अनंत प्रकाश की किरणें आएगी लाइट से, बहुत सारी प्रकाश की किरणें आ रही है ना, ठीक है, जिसमें से हम मात्र 2 किरण को बता रहे हैं। अब यहाँ पर रखा हुआ है एक वस्तु जो कि क्या है, अपारदर्शी। अभी बात करेंगे पारदर्शी और अपारदर्शी क्या होता है। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, वो क्या होता है, अपारदर्शी। जैसे बोर्ड अपारदर्शी है, पारदर्शी है, अपारदर्शी है, बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। लेकिन अभी मान के चलिए अपारदर्शी वस्तु मतलब हम मतलब क्या, कोई भी व्यक्ति जिससे लाइट आर पार नहीं हो रही हो, क्या है, अपारदर्शी वस्तु है, समझ में आ रहा है? तो ये जो वस्तु है अपारदर्शी वस्तु है। अगर लाइट यहाँ से जा रही है तो टकराने के बाद ये अपने पथ से विचलित हो जाती है, थोड़ा सा अपने रास्ता को बदल लेती है। ये सरल रेखा से जा रही है, फिर यहाँ पे टकराई और टकरा करके अपने पथ से मुड़ गई, पथ से विचलित हो गई, और इसी पथ से विचलन को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। इसी पथ से विचलन को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। एनसीईआरटी का बहुत कमाल का लाइन लिखा हुआ है, बुक से हम आप लोगों को सुनाते हैं। बुक में लिखा हुआ है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, यदि प्रकाश के पथ में रखी हुई वस्तु क्या हो, अत्यंत छोटी हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय किनारे पर क्या होती है, मुड़ने की प्रवृत्ति शो करती है, किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति शो करती है, प्रदर्शित करती है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। लाइन समझ में आ गया आप लोगों को? जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रखी जाएगी तो प्रकाश सरल रेखा में चलती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन ये अपारदर्शी वस्तु से टकरा करके ये अपने पाथ को बदल लेती है, रास्ता को बदल लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। एक बार और रीड करिए इस लाइन को, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इसे या फिर इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। इसको अपनी भाषा में थोड़ा सा लिखते हैं, जब कोई अपारदर्शी वस्तु, जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के पथ में, प्रकाश के पथ मतलब रास्ता, जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के पथ में आती है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय, सरल रेखा में चलने की बजाय अपने पथ से मुड़ जाती है, अपने पथ से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बिल्कुल ये सही डेफिनेशन है, ऐसे लिखिए, या फिर हम एनसीईआरटी का लाइन बोल देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बोला गया है, सेम बात बोला गया है, थोड़ा सा किताबी भाषा है, अपना भाषा है, ठीक है ना, दोनों बिल्कुल एक्यूरेट है। बोला गया है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय अपने पथ से मुड़ जाती है या किनारों से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया?
ठीक है ना। अब पार्टिकल नेचर अगर है प्रकाश के पास, तो हम लोग प्रकाश की गति को देखने वाले हैं, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं वस्तु के प्रकार की, वस्तु कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो वस्तु 2 प्रकार का होता है, एक जो खुद का लाइट रखता हो जिसको हम दीप्त वस्तु कहते हैं, और एक वस्तु को क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तु, ठीक है ना। तो वस्तु का प्रकार देखेंगे, इससे पहले फटाफट नोट करिए, आगे कहानी को बढ़ाते हैं। अब हम देखने वाले हैं वस्तु के प्रकार। आज हम लोग बहुत बेसिक लाइट के बारे में समझ रहे हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है, और चैप्टर को शुरू करने से पहले इतनी जानकारी सबको होनी ही चाहिए, तभी चैप्टर पढ़ने में फील आएगा और मजा आएगा। नहीं तो डायरेक्टली चैप्टर शुरू किया जा सकता था, प्रकाश का परावर्तन से ही शुरू करते, लेकिन फिर फील नहीं आता पढ़ने में, मजा नहीं आता, फिर पढ़ने का क्या मतलब है। पढ़ाई मतलब अच्छे से सीख लेना, सब कुछ रटना ना पड़े, ठीक है ना। अगर रटना नहीं पड़े तो उसके लिए बहुत बारीकी से बेसिक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है, तभी वो चैप्टर बहुत आसान लगता है। समझ में आया। वस्तु के प्रकार पढ़ने वाले हैं अब हम। वस्तु के प्रकार, वस्तु 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहले को हम बोलते हैं दीप्त वस्तु, दूसरे को हम बोलते हैं अदीप्त वस्तु। पहला क्या हुआ, दीप्त वस्तु, और दूसरे को क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु को बोला जाता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट, और अदीप्त वस्तु को बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है। दीप्त वस्तु किसे बोलेंगे, वे सभी वस्तुएं जिसके पास खुद का प्रकाश हो, उसे हम दीप्त वस्तु बोलते हैं। मेरे पास खुद का प्रकाश है क्या, मेरे पास खुद का प्रकाश है नहीं, तो हम दीप्त वस्तु नहीं है। लेकिन सूर्य के पास, तारा के पास, किसी इलेक्ट्रिक बल्ब के पास अपना खुद का लाइट है, तो ये सभी क्या हुआ, दीप्त वस्तु। इस बोर्ड के पास क्या खुद का लाइट है, इसको हम देख पा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के कारण, वो बाद में समझेंगे, लेकिन क्या इसके पास खुद का लाइट है, नहीं है, तो फिर ये क्या हुआ, अदीप्त वस्तु। और जिस वस्तु के पास खुद का प्रकाश हो उसे हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु। जिस वस्तु के पास खुद का प्रकाश नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, अदीप्त वस्तु। सिंपल। तो दीप्त वस्तु क्या हुआ, सिंपल अपनी भाषा में लिखना है, जिस वस्तु के पास खुद का प्रकाश हो, खुद का प्रकाश हो, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल जरूर याद होना चाहिए। एग्जाम्पल में क्या हो गया, जिसके पास खुद का प्रकाश है, सूर्य, तारा, चंद्रमा होगा क्या, चंद्रमा होगा क्या, नहीं, चंद्रमा नहीं होगा, चंद्रमा के पास खुद का लाइट नहीं होता है, ठीक है ना। और सूर्य की किरण से प्रकाश के परावर्तन के द्वारा हम उसको देख पा रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा बल्ब, या फिर जलती हुई बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती। सिर्फ मोमबत्ती की बात किया जाए तो दीप्त है या अदीप्त है, अदीप्त है। लेकिन जलती हुई मोमबत्ती के पास खुद का प्रकाश है, तो फिर वो क्या हुआ, दीप्त हुआ। जलती हुई बल्ब, सूर्य, तारा, इन सभी के पास खुद का लाइट है, तो ये सब दीप्त वस्तुएं हो गई। और वे सभी वस्तुएं जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं है वो अदीप्त वस्तुएं हैं। वे सभी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं हो, खुद का प्रकाश नहीं हो, उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल, टेबल, कुर्सी, कलम, कॉपी, जो भी लिखना है लिखिए जिसके पास खुद का लाइट नहीं है, वो सभी अदीप्त है। उसके अलावा एक खास क्या नाम रखेंगे यार, चंद्रमा। चंद्रमा में बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, उन लोगों को लगता है कि चंद्रमा के पास खुद का लाइट है, लेकिन एक्चुअली में चंद्रमा के पास खुद का लाइट होता ही नहीं है। उस सूर्य की किरण से इसके प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसके कारण चंद्रमा में लाइट आती है और हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु समझ में आ गया। अब हम लोग समझने वाले हैं पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, और पारभासी पदार्थ क्या होता है, ठीक है। इन तीनों टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे किरण पुंज किसे कहते हैं, और फिर किरण पुंज के प्रकार को पढ़ेंगे।
तब जाके हम लोग तैयार हो पाएंगे प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के लिए, इतना टॉपिक पढ़ने के बाद। ठीक है ना। तो अगला टॉपिक है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु किसे कहते हैं। ठीक है। पहला टॉपिक है पारदर्शी, पारदर्शी वस्तु। दूसरा टॉपिक क्या होगा, अपारदर्शी वस्तु। और तीसरा टॉपिक होगा पारभासी वस्तु, पारभासी वस्तु। इन सब टॉपिक को पढ़ाने का बस एक मकसद है कि आप लोगों का चैप्टर स्ट्रांग हो जाए। जब आप चैप्टर शुरू करिए पढ़ना तो इतना फील आए कि फिर कुछ रटना ना पड़े, सारा का सारा चैप्टर मक्खन जैसा आसान हो जाए, सब कुछ समझ में आए। ठीक है ना, कोशिश यही है। पारदर्शी वस्तु किसे बोलेंगे, वे सभी वस्तुएं जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक कांच का ग्लास लेते हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कांच का ग्लास। ठीक है। और यहाँ से हम लाइट जलाएं, यहाँ से क्या जलाएं, लाइट जलाएं, और प्रकाश की किरण आर पार हो गई, प्रकाश की किरण आर पार हो गई। तो इस वस्तु को हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी। इस वस्तु को क्या बोलेंगे, पारदर्शी। अगर इसमें हम पानी रख देते हैं फिर लाइट जलाते हैं फिर भी लाइट आर पार हो जा रही है, तो पानी भी क्या हुआ, पारदर्शी। वे सभी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है उसे हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी वस्तु। समझ में आया, डिफाइन करें पारदर्शी को। वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती हैं, आर पार हो जाती हैं, उसे पारदर्शी कहते हैं, या फिर उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल में हवा, हवा पारदर्शी है। टॉर्च चला रहे हैं, यहाँ से वहां तक पहुंच जा रही है लाइट आसानी से। ठीक है ना, हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया। ठीक है ना, ये सभी क्या है, पारदर्शी है। अपारदर्शी में क्या होगा, जैसे ये बोर्ड, अगर हम लाइट जला रहे हैं तो क्या लाइट उस पार निकल जा रही है। हम जिसमें अपना आईना में अपना फोटो देखते हैं, चेहरा देखते हैं, वो क्या पारदर्शी है, अपारदर्शी है, क्योंकि पीछे से क्या है, रंगा हुआ है। अभी यहाँ पे कांच लिए लेकिन कांच रंगा हुआ नहीं है, लेकिन अगर इसी कांच को हम पीछे से रंग दें और यहाँ पे हम अपना इमेज देख रहे हैं तो आसानी से यहाँ पे इमेज बन पा रहा है, प्रतिबिंब बन पा रहा है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरण यहाँ से टकरा करके वापस लौट रही है। समझ में आया। तो जब प्रकाश की किरण आर पार न हो, प्रकाश की किरण टकरा करके वापस लौट जाए, तब हम उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु। मतलब क्या हुआ, इस डायग्राम से अगर समझना चाहें तो यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लीजिए सूखी लकड़ी है। क्या है, सूखी लकड़ी। अब लाइट को अगर हम यहाँ से पास करवा रहे हैं तो इधर नहीं पास हो रही है, यहाँ से बाउंस बैक होकर वापस हो जा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तु। तो वे सभी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो, क्या लिखेंगे, वे सभी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो, आर पार नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम अपारदर्शी वस्तु बोलेंगे। नहीं हो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। पारभासी क्या हो, पारभासी वस्तु किसे बोलेंगे, वह सभी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरण अंशतः गुजरे। यहाँ से देखो, यहाँ से प्रकाश की किरण पूर्णतः आर पार हो गई है, यहाँ से प्रकाश की किरण बिल्कुल भी पास नहीं हुई है, टकरा करके वापस आ गई है, तो अपारदर्शी वस्तु हो गया। अगर प्रकाश की किरण पूरा गुजर गया, सीधा पूरा चला गया, आर पार हो गया, तो फिर पारदर्शी वस्तु हो गई। लेकिन ये अपारदर्शी हुआ बोर्ड, अगर हम लाइट जला रहे हैं तो प्रकाश की किरण वापस आ जा रही है, टकरा के अंदर जा रही है क्या, नहीं जा रही है।
पारभासी मतलब क्या होता है, मान लो एक पेपर लिए हैं और पेपर के पीछे हम तेल लगा दिए, बटर पेपर, इसको हम क्या बोलते हैं, बटर पेपर, बटर पेपर, ठीक है ना। मतलब एक कागज का टुकड़ा है जिसके पीछे हम तेल लगा दे रहे हैं, सरसों तेल, कोई भी तेल लगा दीजिए। अब हम यहाँ पे लाइट जला रहे हैं, अब हम क्या जलाएं, लाइट। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण निकलेगी वो कुछ प्रकाश की किरणें अंदर चली जाती है और कुछ प्रकाश की किरणें एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ प्रकाश की किरणें बाहर बाउंस बैक कर जाती है, वापस लौट जाती है। तो जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें अंशतः गुजरे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी वस्तु। अपारदर्शी मतलब प्रकाश की किरण वापस लौट आए, पारभासी मतलब क्या, पारदर्शी मतलब प्रकाश की किरण पूरा आर पार हो जाए पूर्णतः, और जब अंशतः प्रकाश की किरणें गुजर रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पारभासी, ठीक है ना। जैसे बटर पेपर, एक कागज है, कागज के पीछे तेल लगा हुआ है, तो क्या हुआ, पारभासी वस्तु हो गया, समझ में आया। तो पारभासी वस्तु किसे बोलती है, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः गुजरे उसे पारभासी वस्तु कहते हैं, उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, बटर पेपर लिख लीजिएगा, समझ में आया। अभी क्या क्या टॉपिक बचा हुआ है, प्रकाश के परावर्तन से पहले किरण पुंज किसे कहते हैं और किरण पुंज का प्रकार क्या है, ठीक है ना। इतना तक अच्छे से रीड करके आइएगा, समझ के आइएगा, फिर कहानी को कल आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है, बस जितना बताया जाए उतना करके आना है, अच्छे से पढ़ के आना है, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इससे आगे की कहानी कल, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, फटाफट नोट करिए।